सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फैसला किया था कि वो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि उनको कांग्रेस की जानिब से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था। इंडियन कांग्रेस में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले कई मुसलमान मौजूद थे जिनका ख्याल ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना का ये फैसला ना भारत के हक़ में है ना मुसलमानों के हक़ में, क्योंकि कांग्रेस का ख्याल ये था कि भारत एक सेकुलर रियासत है जहाँ मज़हब का किरदार इतना ख़ास नहीं है। कुछ मुसलमानों ने तो कायद-ए-आज़म को काफिर आज़म भी कहा और पाकिस्तान के क़याम को गुनाह तक करार दे दिया। लेकिन 7 दहाइयाँ पहले, 7 डेकेड्स पहले जो फैसला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, दुनिया आज उसको सही मानने पर मजबूर है। ऐसा ही है, आज पूरी दुनिया कहने पर मजबूर है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है, मीनून तस्लीम कर रही है कि भारत में अगर कोई कौम जुल्म और जबर का शिकार है तो वो मुसलमान है और इसके बाद दीगर अक़लियत है। आज भारत में मौजूद वो इंतहा पसंद हिंदू जिसकी तरबियत RSS ने की, वो ग्रेटर इंडिया का ख्वाब पूरा करने के लिए बेकरार। आज भारत में रहने वाला इंतहा पसंद हिंदू अपने अलावा भारत में किसी की भी मौजूदगी को कबूल करने पर रजामंद तक नहीं है। सोचिए ज़रा, आज भारत में सरकारी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए जाते हैं। सोचिए ज़रा, सरकारी सतह पर गली कूचों में उनको खुलेआम मार दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उन पर तशद्दुद किया जाता है, कोई जवाब देने वाला नहीं किसी सवाल का। अब ये बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। क्या मैं पाकिस्तान से पहले जिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया था, आज वो हक़ाइक़ क्या दुनिया के सामने नहीं है? ये हैं वो हक़ाइक़, ये स्क्रीन पे देखें, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हैं वो हक़ाइक़ जो बताए गए थे क्या में पाकिस्तान के वक्त कि पाकिस्तान आखिर क्यों बनाया जा रहा है। ये देखें क्या हो रहा है आज ये तमाम हक़ाइक़ दुनिया देख रही है। आज मुसलमानों की हालत ज़ार दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने। आज पूरी दुनिया भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों से भारतीय हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा रही है, लेकिन भारतीय हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंदी को कानूनी शक्ल तक दे दी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और भारत की हर रियासत से अब इंतहा पसंदों का ही आप देख रहे होंगे कि हर रियासत में देख लें, सिर्फ और सिर्फ हिंदू का ही राज आपको दिखाई देगा। मुसलमान महसूर हैं, मुसलमान मजबूर हैं, मुसलमान बेकसूर हैं, मगर मुसलमान ही मारे भी जा रहे हैं। है ना लम्हा फिक्रिया। कोरोना जैसी महलिक वबा को भी भारत में मुसलमान करार दे दिया गया और भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया भी रियासत के अंदर ये बयानियाँ बना रहा है कि भारत में कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह मुसलमान है। देखिए ज़रा, मोदी को हुकूमत बनाने में सोचिए ज़रा, जिस हथियार ने, जिस कार्ड ने, या कह लें कि जिस हरबे ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया वो क्या था? वो था मुसलमान दुश्मनी। इसी मुसलमान दुश्मनी पर मोदी ने भारत में दूसरी बार इक़्तिदार हासिल किया और अब यही बयानियाँ पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। हर भारतीय चैनल भी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर तैयार दिखाई दे रहा है। भारतीय पुलिस हो, भारतीय आइन हो, भारतीय कानून हो, भारत की सहाफ़त हो, भारत की अदालत हो या भारत का पार्लिमान, भारत में मुसलमान दुश्मनी का रंग ऐवान से लेकर वर्दी तक, काले कोट से लेकर इंसाफ के तराजू तक, कलम से लेकर हथियार पर भी चढ़ चुका है। इस बात का इकरार अब दुनिया कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून इस्लामोफोबिया थिंस इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस के नाम से शाया हुआ, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के बजाय इसका जिम्मेदार एक तबके को ठहराने की कोशिश पर सारा जोर दिया जा रहा है। भारत में तबलीगी मुसलमानों के इज्तिमा को भारत में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जबकि ये इज्तिमा भारत में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज होने से पहले हुआ था और उसी वक्त भारत में मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात का भी इनेकाद किया गया था। लेकिन मलबा सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर ही डाला जा रहा है। क्यों? एक हिंदू अपनी मजहबी रसूमात अदा करके 1200 अफराद के साथ मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई और उसकी वजह से 25,000 से ज़्यादा अफराद को करंतना करना पड़ा। इसके बावजूद भारत में सिर्फ एक कौम को कोरोना वायरस फैलाने का भी जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, और वो है भारत का मुसलमान। द गार्जियन में भी भारत में मुस्लिम दुश्मनी का जिक्र किया गया है, और उनके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतालिक ये जो थीरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, इन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। गार्जियन का मजीद कहना है कि जी भारत में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान शख्स महबूब अली को एक हुजूम ने जूतों, लाठियों और पत्थरों से तशद्दुद का निशाना बनाया। हिंदू इंतहा पसंद हुजूम ने महबूब अली पर कोरोना जहाद का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। सोचें ज़रा। और भारत के सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के बाद, आपने लव जिहाद तो सुन रखा था, अब लव जिहाद के बाद एक और नया ट्रेंड चल रहा है। और वो क्या ट्रेंड चल निकला, जिसे कोरोना जहाद का नाम दिया जा रहा है, कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद से मुतालिक इंतहा पसंद हिंदुओं का ये मानना है कि मुसलमान एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत में कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोरोना मुसलमानों की साजिश इनको दिखाई देती है। इसी तरह कई और आलमी अखबारात में भी भारत में बढ़ती हुई जो मुसलमान दुश्मनी है उसका जिक्र मौजूद है। भारत में मुसलमान दुश्मनी में जो सबसे बड़ा हाथ है, आपको पता है वो किसका है? वो खुद भारतीय हुकूमत का है। ये सिर्फ किसी मजहबी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का किया धरा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में जो कुछ हो रहा है वो खुद भारतीय हुकूमत और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर किया जा रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं कौन है? ये बीजेपी का वजीर है, जो खुलेआम ये बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत में काफ़ी लोग मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की सख्त गिर और नफरत अंगेज जो सोच है उसको पसंद करते हैं। यानी काफ़ी लोग पसंद करते हैं इनकी जहालत को, इनकी इंतहा पसंदी को, इनके जुल्म को, इनकी घटिया पॉलिसीज़ को। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है वहाँ ख़तरा होता है। जिस मुल्क में मुसलमान 30% से ज़ायद होते हैं वो मुल्क ख़तरे में होता है। ये कह रहे हैं, ये ज़बान है भारतीय हुकूमत के एक वज़ीर की मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुलेआम। ये वो बयानिया है जिसकी वजह से मोदी ने भारत में हुकूमत बनाई। अब ये बयानिया एक ब्लड बाथ की जानिब इशारा दे रहा है। भारतीय सरकार दुनिया को ये बता रही है कि वो जो कर रही है सोच समझ कर रही है। इसको कहते हैं साजिश। जो हो रही है वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी साजिश। भारत में अगर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी हक तलफी की जा रही है, उन पर तशद्दुद खुलेआम, उनके साथ ज्यादती हो रही है वो भी खुलेआम, तो ये 100% भारतीय हुकूमत की पुष्ट पनाही की वजह से हो रही है। जिसके बाद भारत की सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसे एहतजाज किए जा रहे हैं। देखें ज़रा, नफ़रत का बीज जो मोदी ने पहली बार वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचने के लिए बोया था, वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचने के लिए, उसकी फसल अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी महफूज नहीं है। ऐसा ये कोई अक़लियत महफूज नहीं, सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का राज है। हिंदुत्व मेंटालिटी, आरएसएस की घटिया सोच आपको नजर आएगी, हर तरफ दिखाई देगी। क्योंकि जब रियासत इंतहा पसंदी को अपनी कौमी पॉलिसी बना ले तो फिर मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होना ज़रूरी है, और मामूली बात है ये होगा। जब रियासत ये फैसला कर ले कि एक तबके को, एक कौम को, एक ज़ात को, सिर्फ एक ज़ात को मारना मकसूद है, तो फिर हुरेज़ी उस मुल्क का मुकद्दर बन जाती है। जब किसी रियासत का आइन ही लोगों का कत्ल जायज़ करार दे दे तो फिर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की तवक्को रखना यकीनी तौर पे बेवकूफ़ी की हद होगी। इस वक्त भारतीय हुकूमत ने रियासती सतह पर मुसलमानों के खिलाफ जो हिकमत अमली इख्तियार की हुई है, उससे क्या लग रहा है नाजरीन? उससे यही लग रहा है कि भारत में एक बड़ी, दोबारा मैं दोहराऊंगी अपने अल्फाज, एक बड़ी खाना जंगी का दौर शुरू होने वाला है अनकरीब। क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, और 20 करोड़ अफराद को अगर भारतीय हुकूमत ये समझती है कि आराम से ख़त्म कर देगी तो भूल है नरेंद्र मोदी की, भूल है ये भारत की। मैं आज बता रही हूँ, बहुत बड़ी भूल। अगर ये 20 करोड़ मुसलमान एक बार फिर अपनी अलहदा रियासत के लिए मुत्तहिद हो गए तो मोदी के लिए इनको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। मकबूजा कश्मीर में सोचिए ज़रा, सिर्फ 80 लाख मुसलमान,
निहत्थे मुसलमान, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। 9 लाख से ज़्यादा भारतीय फ़ौज 70 सालों में उनको काबू नहीं कर सकी, और आज भी मकबूजा कश्मीर में दुनिया का सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज है। तो भारत कैसे ये सोच रहा है, कैसे समझ रहा है कि वो 20 करोड़ मुसलमानों को काबू करने में कामयाब हो सकेगा? दोबारा दोहराऊंगी अपने पास, भूल है नरेंद्र मोदी की, भूल है भारत की। बेशक एक बहुत बड़ा खून खराबा भारत का मुंतज़िर है, बेशक बहुत सारी जानें जाएंगी। दुनिया इसी चीज़ से, इसी खतरे से मोदी को बार बार खबरदार कर रही है। और अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो सोचिए कि भारत के अंदर कई रियासतें कायम होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या मोदी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? ये है बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब आज मैं तलाश करूंगी दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से। मैं तारुफ करवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जिस प्रोग्राम में आज एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, और अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी। शाहिद लतीफ़ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर हम भारतीय हुकूमत की बात करें शाहिद लतीफ़ साहब, अपने अंदर ही रहने वाले जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उनके खिलाफ है वो। अब क्या मोदी ये रिस्क ले सकता है कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए? क्योंकि जब लोग एहतजाज करने पर आ जाते हैं, जब जुल्म का सिलसिला इतना बढ़ जाता है शाहिद लतीफ़ साहब, तो मुझे तो नज़र आता है कि बहुत से पाकिस्तान निकलेंगे हिंदुस्तान का सीना चीर कर। देखें, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी कि 80 लाख जो कश्मीरी हैं जिनसे वो काबू नहीं किए जा सके, वो 20 करोड़ मुसलमानों को काबू करेंगे। वो जो मर्ज़ी कर लें, कुर्बानियाँ वो देते आए हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। कश्मीर का मसला आप देख लीजिए, जिसको मोदी जो है दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर कहता है कि ये दहशत गर्दी है। वो ख़ासकर उनका वो जो नौजवान लीडर बुरहान वानी, उसकी शहादत के बाद कश्मीरी सड़कों पे निकल आए और वो अपनी जानें जो हैं हथेली पर रख कर आज मैदान में निकल आए हैं। उन्हें अब जानों की परवाह नहीं है, मुसलमानों को जानों की परवाह नहीं होती। अगर तरीका और उनका कॉज सच और हक पर हो तो उन्हें जान देते हुए कोई घबराहट महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका नजराना शहादत का वो हम सब जानते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ उसका अजर क्या है वो हम सब मुसलमान जानते हैं, और वो हिंदुओं में दूर दूर तक नहीं है। उनकी जान उनके लिए हर चीज़ है। मुसलमानों के लिए जान हर चीज़ नहीं है, वो उनका ईमान है, और उनका हक पे खड़े होना, अल्लाह के रास्ते में डट जाना, और ख़ासकर जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो हम करते हैं वो बिल्कुल इसी चीज़ की निशानदही है। लिहाजा ये जिहाद जो है उनके लिए ये बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना, ये उनके ईमान का एक हिस्सा है, ये उनके ईमान का एक बहुत अहम पहलू है। तो लिहाजा ये उनकी भूल है जब वो नंबर्स काउंट करते हैं। उधर से शुरू हो जाएं और फिर 1965 की जंग देख लें, वो उनके साथ क्या हुआ, और फिर जो 27 फरवरी को हुआ वो भी उन्होंने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। और ये खिफ़त मिटाने के लिए कभी मोदी कोई जी वो आज भी अपनी जगह मौजूद है। अल्लाह ने हमारा साथ दिया, और वो जो सर्जिकल स्ट्राइक और न जाने पाकिस्तान को तनहा करने के लिए क्या क्या बड़े बड़े नारे लगाते थे, उनको मुंह की खाना पड़ी। अब चूंकि वो काम उनसे नहीं हो सक रहा, फिर उन्होंने आगे ये अमेरिका की जो पुष्ट पनाही थी उसमें उनसे वादा किया गया कि जी जो अफ़गानिस्तान का मामला है उसमें उनको कलीदी किरदार अदा करना होगा और बहुत बड़ा किरदार उनके हवाले किया जाएगा। वो भी नहीं हो सका, और ये सेकुलर भारत जो है इसकी दुनिया में इतनी जग हंसाई हुई है कि जहाँ तमाम अक़लियतों के साथ जो वहाँ सलूक किया जा रहा है वो दुनिया देख रही है, और दुनिया जो है वो परेशान भी है। और बार बार इस मोदी को वार्न किया जा रहा है कि जो 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं जो आपस में हमसाए हैं, ये मामला दुनिया में और किसी जगह भी नहीं कि दोनों हमसाए मुल्क जिनमें इस हद तक शिद्दत से महाज आराई हो और वो न्यूक्लियर ममालिक हों, ये कहीं और नहीं। दुनिया इस फ्लैश पॉइंट को अंडरस्टैंड करती है और वो बार बार उसको वार्निंग दे रही है, मगर ये पागल आदमी, हिटलर नुमा आदमी और इसकी पार्टी जो RSS जो बिल्कुल वही हरकतें कर रही है जो नाजी ने, हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदियों के साथ किया था, ये उस चीज़ को और उस तारीख को दोहरा रहा है। मगर इसको समझ नहीं आ रही
कि इस दुनिया में फ़िरौन जैसे भी लोग आए, मगर जो उनके साथ हुआ वो भी तारीख का एक हिस्सा है। तो इनके साथ जो होने जा रहा है, जैसे आपने कहा कि उसको समझ नहीं आ रहा, ये और भी अभी अल्लाह तक का कानून है। इबरत है वो ऐसे शायद मूजी लतीफ़ साहब, आदमी से फ़िरौन जैसे अल्लाह लोग। उसकी अकल भी छीन लेता है। बिल्कुल निशान इबरत है। तो ऐसे लोगों के बारे में तो हमारा ईमान है ना कि अल्लाह उनसे उनकी अकल भी छीन लेता है, उनकी नज़र भी छीन लेता है, उनके सुनने की कुव्वत भी छीन लेता है। वो सारी कुव्वतें अल्लाह छीन लेता है। ये वो शख्स है, और जो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, सिर्फ वो अपने आप को नहीं देख रहा, या वो जो पागल उसने हिंदुत्व के नाम पर जो एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद हिंदू बना डाले हैं। ये किधर गया सेकुलर स्टेट? जो इनके बड़ों का सेकुलर स्टेट था, वो कहीं दूर तक नज़र आता है? पूरी दुनिया उसको देख रही है, और पूरी दुनिया की नज़र में ये वो मुल्क है जो कि अक़लियतों पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। जो कश्मीर की बर्बरियत है, अब वो ज़बान ज़द आम है। अब वो दुनिया में जगह जगह उसका नाम लिया जा रहा है। इस शख्स ने और हिंदुस्तान की हुकूमतों ने वो चीज़ छुपा रखी थी, मगर अब वो छुपाने के काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ और मैं देख रहा हूँ, वो नागाराम, वो मिज़ोरम, नागालैंड और आसाम में जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है, और वो स्टेट जो हैं जिन्होंने हिंदुआना और हिंदुत्व की अक़लियत को मानने से और रियासत की पॉलिसियों को कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये वक्त की बात है, और ये वक्त दूर नहीं है जबकि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हम, अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी में इनको देख सकें। ये होने जा रहा है। ठीक है जी, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने भी हमें ज्वाइन करे। जनरल साहब वार्म वेलकम। जनरल लतीफ़ साहब आपकी भी गुफ्तगू सुनी। अब भारत में बिल्कुल सही कानून है कि नरेंद्र मोदी की अकल जा चुकी है, छिन चुकी है, अब अकल नहीं है इसके पास, जिसका बहुत बड़ा सबूत है। वहाँ पे आप देख लें कि क्या हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ पहले लव जिहाद में मशहूर हुआ कि जी मुसलमान हिंदू लड़की को मोहब्बत के जाल में सोची समझी साजिश के तहत फंसाते हैं, उसके बाद इस्लाम को कबूल करवा लेते हैं हिंदू लड़की से। अब ये कोरोना जिहाद का ट्रेंड चल रहा है। वाकई भाई अकल तो इनके अंदर है ही नहीं। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि दुनिया को क्या नजर नहीं आ रहा, मतलब क्या पागलपन है, क्या एबनॉर्मेलिटी हद तक पहुंच चुके हैं लोग कि अब ये कह रहे हैं कि कोरोना भी मुसलमानों की साजिश है। लेकिन दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो, दुनिया ने अपनी इकोनॉमी और अपने मफादात के बचाव के लिए भारत को टेक ऑफ नहीं किया था। लेकिन जब से कोरोना आया है, और कुछ किया हो या ना किया हो, दुनिया के काफी सारे लोग जाफिक हो। इकोनॉमी का तो देखिए एक छोटे से दुनिया ने बड़ा फर्क करके रखी है सारी दुनिया से। जो स्ट्रेटेजिक मफादात से इकोनॉमिक सेटिंग का भी साथ ही बड़ा फर्क हो रहा है। आप देख सकते हैं आइल के क्या हाल है, सारी चीजें चिल्ला रही है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि मोदी साहब का खान के साथ सारे में किया है, और इसमें भी फ्रेंकली यही नजर आ रहा था। कहीं उनको मंदिर बनाए दिए जा रहे हैं, कहीं उनको ह्यूमन राइट्स का चैंपियन करार दिया जा रहा है, और कहीं उनको अपने स्टेट के सबसे बड़े एजाज से नवाजा जा रहा है। ये सब भी हो रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा मनसूबा था जो उसके मनसूबों के सामने किसी की चल नहीं रही। अब मिडिल ईस्ट से जहाँ ख्याल के साथ उन्होंने पाकिस्तान के मुस्लिम होल्ड कर दिया है, मिडिल ईस्ट से बातें उठ रही हैं। एक तो ये बड़ा जोर शोर से बात उठ रही है कि ये जो भारतीय हैं, खासतौर से गैर मुस्लिम जो तकरीबन 69 लाख तो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, इसमें से काफी सारे गैर मुस्लिम हैं। वो लोग भी हैं जो ट्वीट के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। न सिर्फ सऊदी अरेबिया में, बल्कि यूएई में, बहरीन में, ओमान में, यमन में, हर जगह से आवाजें उठ रही हैं कि इनको वापस किया जाए, इनको निकाल दिया जाए, और भारत के साथ ताल्लुकात को नजरसानी की जाए, जो मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म आ रहा है। कल तक इन लोगों को नजर नहीं आ रहा था, अब इनको समझ आई है कि तकरीबन 9 महीने के जो लॉकडाउन है उस पर क्या करेंगे। अब उनको समझ आई है कि मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनको राशन नहीं दिया जा रहा। बाकी दुनिया को जो 500 रुपए का ड्रामा कर रहा है वो चीज मुसलमानों को वो नहीं दिया जा रहा। मुसलमानों को अस्पताल में इलाज नहीं दिया जा रहा। मुसलमानों को अगर इलाज किया जा रहा है तो वार्ड जनाजा कर दी गई है, चाहे वो है कि उनको हक नहीं है इलाज करने का।
मुसलमान लोगों को जनरल साहब, आज आप इसी प्लेटफॉर्म से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेशी को सलाम पेश करेंगे कि इतने साल पहले वो समझ गए थे कि आगे क्या होगा और देखें वही कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत में। कायद-ए-आज़म अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, के हमारे जो फोन फादर थे जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उनको बहुत पहले इन चीजों का अंदाजा था और पाकिस्तान में भी जो समझदार तबका था उन सबको इस चीज का पता था कि भारत पाकिस्तान को कभी कायम और मजबूत नहीं देख सकता। और ये तो उनकी तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थी जब कहते ही पाकिस्तान मार्केट युद्ध में आया है, ये तो उनके जो CAC के मिनट्स हैं उस पर रिकॉर्ड में मौजूद है कि पाकिस्तान एक गैर फिक्री रियासत है, खत्म हो जाएगी नहीं तो खत्म कर दी जाएगी। एक्चुअली तो गैर फिक्री रियासत भारत है, भारत कभी भी भारत नहीं था। इसको अगर कुछ एक रियासत की शक्ल दी तो मुसलमानों ने, यहाँ तक इंसानियत की तस्दीक की जा रही थी एक हिंदू मत के नाम पर, अगर उनको होश आया उनको। जरा सा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, क्विक ब्रेक। इसी सिलसिले को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी बात याद रखिएगा, यही करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात में करी थी जी कि भारत में मौजूद मुसलमानों की जो हालत ज़ारे यकीन जाने बीइंग अ मुस्लिम दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इसीलिए हर हफ्ते हम पाक भारत टाकरा में उनके लिए आवाज़ उठाना नहीं भूलते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों को एक बार फिर से बहुत खुशामदीद, वार्म वेलकम। शाहिद लतीफ़ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब भारत में हम देख रहे हैं कि जी भारत जिस कहने के मजहबी जुनूनियत का शिकार हो चुके हैं, इसको मजहबी जुनूनियत ही कहेंगे, जो कूट कूट के भरी हुई है भारत में जो हिंदुत्व सोच है और वो बाकायदा अमली तौर पे अब नज़र आ रही है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या इससे बाहर निकलने का शायद लतीफ़ साहब आप ऑनेस्टली बताइएगा, कोई रास्ता नज़र आता है आपको? इसका एक ही रास्ता है बाहर निकलने का कि भारत जो है वो मुझे बिखरता हुआ और टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसके अलावा इस मूजी शख्स और ये पागलपन की हद तक जहाँ तक ये जा चुका है और जहाँ तक ये अपने मुल्क को ले जा चुका है, इसका और कोई रास्ता नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और तशद्दुद और जो बर्बरियत वहाँ पे है वो पहले कश्मीर में थी, अब वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। और ख़ासकर ये जो आपने बात की कि ये जो नई वायरस है, उस वायरस को उसने एक जिहाद का नाम दे दिया है। यानी वो ये कहना चाहता है कि ये वायरस ये एक जिहाद की सूरत में मुसलमान फैला रहे हैं। उस पागल शख्स को ये नहीं परवाह, दुनिया तो सुन रही है ना। ये अच्छी बात है कि वो इस तरह की ऑल फॉल बातें कर रहा है। दुनिया को तो मालूम है कि ये मुसलमानों की बनाई हुई या मुसलमानों की फैलाई हुई वायरस नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो इस तरह अपना पागलपन और वो दिमाग दिखा रहा है जो एक चाय वाले के तौर पे, जो असल में उसकी औकात है। ये वही औकात है और ये वही शख्स है उसके अंदर जो बोल रहा है, जिसको कोई परवाह नहीं, जिसको कोई पता नहीं, जो कोई एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ नहीं सकता, जिसके नज़दीक शायद सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ज़हन में एक पॉइंट आया। तो वो इस तरह की यानी हम कह सकते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा दुश्मन खुद नरेंद्र मोदी है और साबित होगा, हो रहा है। वो यही है और यही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि इसी के वक्त में मुझे भारत टूटता हुआ बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐन कुदरती अमर है और ये होने जा रहा है। जिस तरह वहाँ पे मुख्तलिफ रियासतें हैं, उन्होंने तकरीबन बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। ये जो ख़ासकर इसने शहरियत वाला उसूल बनाया, वो उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और इससे पहले जो कश्मीर में हालात हैं वो भी वो देख चुके। और जो दुनिया कह रही है, दुनिया का कौन सा इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा से ले लें, यूरोपियन यूनियन ले लें, अमेरिका को ले लें और पूरे मगरिब को ले लें, जहाँ उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें नहीं उठी। और ख़ासकर जैसे मैंने कहा, देखें ये न्यूक्लियर पावर का दोनों मुल्कों का होना, और खुदा न खास्ता अगर कल कोई एटमी जंग का ख़तरा मूल लिया जाता है तो उसमें सिर्फ इस खित्ते पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी दुनिया पे फ़र्क पड़ेगा। ये जो रेडिएशंस हैं न्यूक्लियर, इसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे होगा। ये एक कुदरती अमर है।
मगर वो अनपढ़ शख्स, बेवकूफ़ आदमी, पागल आदमी वो इस चीज़ को ना समझता है। वो तो मुझे अभी भी याद है 27 फरवरी का जो किस्सा था, उसमें उसने ये बयान दिया और मेरे लिए, मैं बिल्कुल इसको समझने से कासर था कि इतना अनपढ़ और इतना जाहिल आदमी भी कोई हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड बहुत बड़ी जमहूरियत का, और वो कहता है कि जी हमें भी नताइज बड़े अच्छे मिलते अगर मौसम ख़राब ना होता, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया चाय बेचने वाला शख्स। तो अच्छी बात है, ये भारत का जो गिरना है वो इसी के नाम लिखा हुआ है और यही गिराएगा, यही तोड़ेगा, भारत की तबाही इसी के हाथों होगी। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि जी मौसम अगर अच्छा होता तो हमारे जहाज़ों को नताइज अच्छे मिलते, वो जब हमने उनके 2 जहाज़ गिराए थे। तो ये बताने से वो कासिर है कि हमारे जहाज़ भी तो उसी मौसम में उड़ रहे थे ना जिन्होंने उनके 2 जहाज़ गिराए। इस हद तक वो जाहिल शख्स है कि वो ये दुनिया को बताने से कासिर है। फिर आपको याद होगा शायद लतीफ साहब, बल्कि मैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है, आपने शायद लतीफ साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपको याद होगा उनके अपने मीडिया ने उनको एक्सपोज करके रख दिया था जब वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जहाज़ है, ना कोई आप मलबा दिखा सके जो जहाज़ गिरा, मतलब जहाज़ नहीं हो गया, कोई सेफ्टी पिन होगी कि गिर गई और दिखाई नहीं दे रही है गिरी, वैसे तो पिन भी गिरी हुई दिखाई दे जाती है। तो जनरल साहब आपको नहीं लगता कि अपना मजाक खुद उड़वाते हैं ये भारतीय हुकूमत वाले, इनकी भारतीय सेना, और उसके बाद फिर जग हसाई के बाद इनको महसूस होता है कि पता नहीं इनकी अचीवमेंट, इनकी विक्ट्री है, ये एक अनदर आप कह सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटी या पागलपन की इंतहा। पागल होता है उसमें कभी आज तक ये क्या पागल, तो जब तक डॉक्टर्स और सारे के लोग उसे पकड़ के बांध नहीं देते और बताते नहीं है, वो तो कभी नहीं मानता। डॉक्टर को बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है उसको समझाने के लिए कि भाई साहब आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप और देख जाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी साहब को अगर आपको याद हो 2015 में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के अंदर उसके पता नहीं कितना नुकसान पहुंचा दिया। जब अमेरिका तशरीफ ले गए तो वहां पे उन्होंने बयान दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में हमने पाकिस्तान को इजाजत दी कि वो भारत के अंदर आ सकते हैं, जो मकबूजा तस्वीर है उसके अंदर से आके अपनी मैयत उठा के दे सकते। तो उन्हीं के जो रिपोर्ट उन्होंने सवाल किया कि साहब आप भूल गए हैं, पाकिस्तानी आपके मकबूजा तस्वीर पर नहीं आए थे, आप गए थे, तो आपने राशन का शर्त को उठाने की इजाजत दी। तो एक वाक्य तो है नहीं है, लेकिन पहले भी आपसे पहले आपकी बात को जवाब में कि ये गैर स्थिति की रियासत थी, ये लोग इंसानियत की सबसे बड़ी तस्दीक के जिम्मेदार थे, जो ब्राह्मण साम्राज है, जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट है, जो हिंदुओं का भी 3% है, जिन्होंने अपने लिए इंसानियत को इंसान मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 60% जो भारत की आबादी थी उसको, तो ये गैर फितरी लोग थे। मुसलमानों ने आके इनको सबक सिखाया, मुसलमानों ने आपको इनको इंसानियत का सबक दिया, तो ये धड़ाधड़ मुसलमान हुए। अब इनको ये तो पता है कि मुसलमान क्यों हुए, अब ये उनको मजबूर कर रहे हैं, तो इसका टूटना किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि ये टूटते टूटते नुकसान तो कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है मुसलमानों का भारत के अंदर, ये नुकसान कर रहा है मुसलमानों का दूसरी जगह हुकूमत, ये जहाँ भी है कश्मीर पे ये नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को अब भी वक्त है इसको संभाल के भारत के टूटने का जो अमल है उसको रेगुलेट कर दें, वरना ये धमाका होगा और ये पागल शख्स अपने आप को आखिरी दाव के तौर पर कहीं भी लेके जा सकता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए ये मौका है कि भारत के टूटने के अमल को रेगुलेट कर दिया जाए, वरना ये धमाका कर जाएगा, इफेक्ट कर जाएगा दुनिया में। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, शाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, 2 मिनट है मेरे पास ब्रेक पे जाने से पहले। जैसा कि मैंने जनरल गुलाम मुस्तफा की एक बात सुनी और मेरे ज़हन में एक पॉइंट है, मैंने कहा आपसे सवाल पूछूंगी। वो कह रहे हैं जी डॉक्टर जब तक बताता नहीं है कि तुम पागल हो, किसी पागल को पता नहीं होता कि पागल है। अभी मोदी को जो पागल डिक्लेयर करेगा वो डॉक्टर दुनिया में कहाँ मिलेगा, एक तो ज़रा ये समझा दीजिएगा। दूसरा, चाय वाला खुद इनका प्राइम मिनिस्टर है, तो ये पाकिस्तान की चाय पीने के इतने शौकीन क्यों हैं? 1965 में भी पाकिस्तान की चाय पीना चाहते थे, जिम खाना में आना चाहते थे नाश्ता करने के लिए, फिर अभी नंदन को भेज दे कि जाओ भाई चाय भी पी कर आओ और फिर जलील भी होकर आओ।
जी बिल्कुल, और जब वो वापस गया तो उसको हार पहनाए और उसको एक हीरो बना दिया ताकि साबित कर सकें कि हमने पागलपन का सबूत दिया ना। पाकिस्तान से इन 2 दिनों के अंदर जीत हासिल की है। ये भी पागलपन है ना। उसका एक से अगला जो एक्ट है वो पिछले से जुड़ता है, वो पागलपन की इंतहा तक पहुंचता है। और हर जो उस जी बिल्कुल विक्ट्री मना रहे थे, और दुनिया ने खुल्लम खुल्ला जब F-16 की बात की तो अमेरिका तक ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास सारे F-16 मौजूद हैं, उनके पास तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, और वो F-16 को गिराने के दावे कर रहे थे। तो मकसद ये है कि उसका एक फेल पिछले फेल से भी बदतर होता है। और अच्छी बात है कि दुनिया को ये चीज़ें समझ आती हैं, और मैं जनरल साहब की इस बात को सपोर्ट करूँगा कि ये वो वक्त है जब दुनिया इस बात को समझ ले। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, ये सिर्फ इस खित्ते को नहीं, ये दुनिया के दूर दराज इलाके को अपनी हिरासत में ले लेंगी और पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अगर दुनिया अब भी ना समझे तो फिर दुनिया अपना नुकसान खुद करवाएगी। बिल्कुल ये भी बात सही है कि ये धमाका होगा, क्योंकि हम इस चीज़ से ना डरने वाले हैं, और हम अपने ऊपर जुल्म एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जो जुल्म और जो बर्बरियत हमारे बहन भाइयों और बड़ों छोटों के साथ कश्मीर में हो रही है, उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, वो कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? कश्मीरी जो हैं, जैसे मैंने कहा, वो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस वक्त मैदान में उतर आए हैं, और इसका हल वो लेकर वो फिर बैठेंगे, वो इसके बगैर नहीं रुकेंगे। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि इस तरह की जो आज़ादी की, चलिए मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप जरा शाहिद लतीफ़ साहब को रोकिएगा, क्योंकि हमें आना है जिससे कोई बात दिल को लग जाती। जनरल साहब, आपका एक पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सवाल बार बार गर्दिश कर रहे हैं, और यहाँ पे बार बार ये सवाल आ रहा है, और आपका जवाब मुझे चाहिए, आप दोनों का जवाब मुझे चाहिए कि आपने कहा कि डॉक्टर बताता किसी पागल को, कह रहे तुम तो पागल हो। वो डॉक्टर कौन होगा दुनिया का जो नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई साहब आज आपको हम डिक्लेयर करें कि आप पागल हो चुके हैं? ब्रेक के बाद जवाब लूंगी दोनों मेहमानों से। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान, और आज जुमे के दिन हम बात करते हैं जी भारत के हवाले से। भारत में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस की सोच और जो इनकी हिंदुत्व मेंटालिटी है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है, मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ता चला जा रहा है कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये जाती हुई दिखाई देती है खाना जंगी की जानिब। और कश्मीर की सूरत हाल आप सबके सामने है। कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं, खासतौर पर अब जब कर्फ्यू का समा बन चुका है, कर्फ्यू का माहौल बन चुका है, हर कोई कर्फ्यू को ही भुगतता दिखाई दे रहा है। कोरोना एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आया। मैं बार बार कह रही हूँ जब से कोरोना आया कि कोरोना बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, और कोरोना बता रहा है कि इसी ज़मीन पर एक खित्ता ऐसा है जो बहुत अरसे से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। ये कर्फ्यू होता क्या है? हम तो लॉकडाउन में हैं, हम घरों में बंद होके अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी जो डेली रूटीन है बहुत मुतासर हुई है, लेकिन हमारे पर जुल्म नहीं हो रहा। हमारे पास टीवी की फैसिलिटी है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, हम लोगों के ऊपर जुल्म और जबर नहीं करने के लिए बाहर भारतीय फौज खड़ी हुई हाथ में असलहा पकड़ के, पैलेट गन्स पकड़ के, कुछ छर्रे नहीं बरसा रहा आपकी आंखों पे, आपकी बिनाई नहीं ले रहा। लेकिन अभी भी अगर आप कर्फ्यू का मतलब नहीं समझेंगे, कश्मीर के दुख को, कश्मीर की तकलीफ को अभी भी अगर महसूस नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? जब ये पूरा माहौल आपको बता रहा है, कश्मीर का हाल प्रैक्टिकली दिखा रहा है, और तमाम लोग खुद महसूस कर रहे हैं, अपने ऊपर गुजर रही, तो पता चल रहा है कि कश्मीर में क्या हाल होगा, कश्मीरियों का क्या हाल होगा। फिर सलाम पेश करना बनता है ना उन कश्मीरियों को कि क्या हौसला है उनका। तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शाहिद लतीफ़ साहब, आपने मेरी गुफ्तगू भी सुनी, मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आप किस तरह सलाम पेश करेंगे कश्मीरियों के हौसले को? देखें, पहली बात तो ये है कि चूंकि आपने दोबारा सवाल किया कि वो कौन डॉक्टर होगा जो मोदी से कहेगा कि तुम पागल हो, तुम रहने के काबिल नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छा कि आपने वो सवाल याद करवा दिया मुझे जी। हो और इतनी बड़ी बर्बरियत और जुल्म जी, इसीलिए मैंने याद करवाया कि मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक उसका जिक्र एक ऐसा शख्स कर सकता है जो कि किसी हिंदुओं में ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि मौत एक बहुत बड़ी कीमत है जो कि उनमें से कोई भी अदा नहीं करना चाहता। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो उसको अपनी जान देनी पड़ेगी, वो उसको मरवा देगा। वो ये शख्स जो इतना खुददार, इतना जो निचली सतह का आदमी है, और जिसमें जो
जो जो एक दूसरे से बदला लेने वाली जो बात है वो इस हद तक है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा उसे मरवा दिया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जुर्रत कोई नहीं करेगा और इसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम पागल हो, जाओ पागल खाने में अपना इलाज कराओ, ये जुर्रत कोई नहीं करेगा। ये आपकी ये वाली बात है। आपका दूसरा सवाल क्या था? ठीक है, अब कश्मीर जी, कश्मीर के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि कश्मीरियों के हौसले को आज आप किस अंदाज में सलाम पेश करेंगे शाहिद लतीफ़ साहब कि हम लोग लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो लोग कर्फ्यू में हैं, और आप सोचें कि कैसे उस जुल्म और सितम में, उस जबर में वो कर्फ्यू में अपने घरों में बंद होते हैं। तो आज दुनिया को समझ आया कि घरों में बंद होना होता क्या है। देखें, वो फिर भी इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते क्योंकि जिस लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म और तशद्दुद अरसे से है, वो लॉकडाउन कंडीशन में है। तो आजकल खास कर देखें, कोरोना की सूरत में भी उनकी दवाइयाँ बंद हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो है वो जो कनेक्शन है वो बंद है, यानी वो किसी एक दूसरे से ना बात कर सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, उनका खाना पीना बंद है, उनकी दवाइयाँ बंद हैं। कोरोना के सिलसिले में उनकी हर वो जो मेडिकल एड उन्हें चाहिए वो सारी की सारी बंद है। लिहाजा वो किस हालत में हैं ये तो हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमारा भी उनके साथ सारा जो ताल्लुक़ है वो टूट चुका है, पूरी दुनिया का ताल्लुक़ टूट चुका है। वो जो जुल्म और तशद्दुद उनके साथ हो रहा है वो एक वक्त आने पर ही खुलेगा। ये वॉर क्राइम्स हैं और ये मोदी को इसका जवाब देना होगा, और ये लटकाया हुआ हमें नज़र आएगा, इसको लटकाया जाएगा। इतने बड़े बड़े वॉर क्राइम्स हैं जिसका ये जवाब ये और इसकी जो दहशतगर्द जमात है RSS वो नहीं दे सकेगी। उसको पुलिस की वर्दियां पहनाकर वहाँ खड़ा किया जाता है, और वो जो लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं वो तो तारीख़ में आपको देखने में नहीं मिलते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों को सलाम पेश करना चाहिए। कायदे आज़म को भी उन्होंने उस वक्त ये कह दिया था कि पाकिस्तान हर सूरत में मुसलमानों को चाहिए, क्योंकि वो जो दो कौमी नज़रिया था उसकी बड़ी क्लियर उन्होंने मिसाल दी थी, और वो तनहा इस मैदान में लड़े थे। गो इसके ऊपर चंद लोगों ने उंगलियां उठाने की कोशिश की थी, मगर वो एक पहाड़ की तरह पूरे मुसम्मम इरादे के साथ मैदान में खड़े थे और पाकिस्तान लेकर रहे। तो ये आज सच साबित हो रहा है कि चूँकि हमारी कोई भी चीज़ उनसे नहीं मिलती, ना दीन मिलता है, ना रहन सहन मिलता है, हमारी तारीख़ का कोई हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ नहीं, हमारे हिस्से ही अलग हैं, हमारी आदतें अलग हैं, हमारा खाना पीना, रहन सहन, हमारी तारीख़, सारे के सारे हिस्से बिल्कुल अलग-अलग हैं। हम उनके साथ कभी भी रहने का सोच ही नहीं सकते थे, और पाकिस्तान बिल्कुल एक फितरी पैदावार है, हिंदुस्तान नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान के साथ जो होने जा रहा है, चूँकि वो गैर फितरी अमल के तौर पर एक मुल्क बना, और वो उसी के नतीजे में आप देखेंगी कि किस तरह उजड़ जाएगा, टूट जाएगा, और हिंदुस्तान का कोई टुकड़ा आपको इकट्ठा नज़र नहीं आएगा। मैं इसका ये जवाब समझता हूँ। ठीक है जी, जैनल साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, आखिरी 2 मिनट हैं, आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। आप भी ज़रा बता दीजिएगा, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो वक्त आएगा जब वो जवाब देगा। वो वक्त कब आएगा जैनल साहब आपके मुताबिक, जब ये जवाब देगा नरेंद्र मोदी? ये जो तरीके से हालात तरतीब पा रहे हैं दुनिया में, मैं समझता हूँ कि वक्त ज़्यादा दूर नहीं रहा है। ये जो जिस तरीके से इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है दुनिया में, जिस तरीके से दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो ओवरनाइट तब्दील हो रहे हैं, और इस कोरोना वायरस के बाद ये नई ताकत का तवाज़ुन बनेगा, उसमें भारत की जगह नहीं है। ये सब दुनिया ने देख लिया कि भारत के गैर रियासत खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी चाइना ने ईरान के साथ फायदा किया है, और मईशत तो उसकी पहले ही डूब गई। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और वो साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर सकता है। शायद लतीफ़ साहब कह रहे हैं मईशत पहले डूब गई। जरा साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल मईशत डूब गई। उसके अभी जो ईरान के साथ चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, इंडिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। जी, वो देखिए तो बहुत कुछ दुनिया में तब्दील होता जा रहा है। जब अरबों ने, जिन्होंने कश्मीर पर इतना बड़ा जुल्म हुआ था, आवाज नहीं उठाई, अब वो जब कहने पे मजबूर हो गए हैं, तो अब तो मेरा ख्याल है दुनिया को उस डॉक्टर की जरूरत इस तरीके से
अभी शायद कह रहे थे ना कि बस भारत के अंदर सवाल नहीं आएगी। मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से, भारती सिन्हा से और आरएसएस की जो सोच आरएसएस की, जो कि कश्मीर में आप देख रहे हैं कि निहत्ते कश्मीर पर जुल्म का सिलसिला इतने सालों से जारी है, और अब कर्फ्यू देख लें कि इतने दिनों से वो बेचारे वहां पर अपने घरों में बंद है। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब पूरी दुनिया कह देगी नरेंद्र मोदी को भी, भारती सिन्हा को भी, कि बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं चले। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।